हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट क्लासेस में हमने एक चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसका पाथ का पैटर्न क्या होगा इसके बारे में डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड डेरिवेशंस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अभी तक जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, उसको देखेंगे आज। ठीक है ना। तो सबसे पहला है, देखो क्वेश्चन 1। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये। इसमें जो करंट है वो 4 एम्पियर होगा, करंट 4 एम्पियर है और इससे 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है। पॉइंट पी पे इस जगह पे क्या है, एक प्रोटॉन है, चार्ज प्लस दिया हुआ है, प्रोटॉन है ये। और यहाँ पे ये जो है ये मूव करना जस्ट स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी दे रखा है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो तुमको बताना है इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। और ये एक प्रोटॉन है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से मूव करना जस्ट स्टार्ट किया। तो तुमको बताना है कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फाइंड, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स acting on the proton. Calculate the magnitude of the force acting on the proton and also comment and also mention the direction of the force. Also mention the direction of the फोर्स, ऑल्सो मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन भी मेंशन करना है। ठीक है ना, लिखते चलना। ठीक है, और समझते भी चलना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये 2022 या 21 में आया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई का। चलो, और रिपीट करता है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए ना कंसेप्ट को। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करने का कोशिश करे तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QVB sin थीटा। थीटा क्या था, एंगल था किसके किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का। ठीक है, तो फोर्स जो होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे क्या आता है, QVB sin थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, V और B के बीच का। ठीक है, चलो तो पहले तो ये बताओ क्या यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मौजूद है, प्रोटॉन है क्या इस पे यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इस पे फोर्स लगेगा, है? ये है ना करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अगर अपर डायरेक्शन में है तो बताओ, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ना। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा होगा, इनवर्ड। तो बन गया ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब इस ये बेचारा फंस गया किसी का मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। ठीक है, तो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है।
तो B इज इक्वल टू, बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से देखेंगे हम लोग? वायर की वजह से, ठीक है। इसमें करंट जो है ना, नाम कुछ नहीं दे रखा है, तो हम अपने से लिख लेते हैं करंट, इसको मान लेते हैं I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। और ये जो है ना डिस्टेंस हम लोग मानते थे ना, डेरिवेशन जो किए थे, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से पॉइंट P मतलब कि R डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा, इसको R मान लें, ठीक है। बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R पढ़े ये, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से R डिस्टेंस पे पढ़ चुके हैं। चलो तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ म्यू नॉट का वैल्यू कितना? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। करंट कितना है इसमें? 4 एम्पियर, ठीक है। बाई में 2 पाई R का वैल्यू देखो मीटर में दे रखा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। चलो अब कैंसिल कर दो, पाई से पाई उड़ा दो, 2 को, ठीक है, और ये भी काट दे तो 2 से ये 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा बताओ? B इज इक्वल टू, इसका पॉइंट को ऊपर ले जाए तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 और तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, तो क्या लिख दे बताओ? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो बना वो किधर बना, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम अपने से बना लें, कैसा बना? इनवर्ड। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये बेचारा प्रोटॉन फंस गया ना किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड। तो फोर्स किधर लग जाएगा? इधर लग जाएगा ना, तो फोर्स इधर लग जाएगा। हाँ तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स कितना लगेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या? QVB साइन थीटा। अच्छा ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। और वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड। दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री लिख देते हैं। चार्ज कितना है बताओ, ठीक है। Q कितना है बताओ, चार्ज कितना है? प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ठीक है। V वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है? 4 इंटू 10 टू द पावर 6। B मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, जो भी नंबर है एक साथ लिख देते हैं। 4 इंटू 4 16, 1.6 इंटू 16 इंटू 10 का पावर बताओ, ये माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, और 10 का पावर कितना हो गया? ये माइनस 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो 16 इंटू 16 256, तो 25.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। और ये बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? पॉइंट को इधर ले आओ, इधर लाने से क्या होता है? पावर एक बढ़ेगा, ठीक है। एक बढ़ेगा तो 1 जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। फोर्स कैलकुलेट किए ना, मैग्नेटिक फील्ड था टेस्ला, फोर्स है तो ये न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं ना, अगर अपवर्ड होता तो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो डायरेक्शन भी यहाँ लिख दो, डायरेक्शन लिखना है तो अलोंग, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ गए? लिखो जल्दी से लिखो। था सवाल अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल प्रैक्टिस करो। देखो ठीक है, दो कॉइल है, कॉइल P और कॉइल Q। इस कॉइल का नाम है P और इस कॉइल का नाम है Q। सर्कुलर कॉइल है, थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसा कॉइल, एक कॉइल ऐसा है सर्कुलर,
और दूसरा कॉइल जो है सो ऐसा, ठीक है। इसका जो प्लेन हुआ ऐसा हो जाएगा और इसका जो प्लेन हुआ सो ऐसा, दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन दोनों का जो सेंटर एक ही जगह है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले कॉइल में जो है सो करंट इस डायरेक्शन में कैरी हो रहा और करंट जो है सो आई, और इसका सेंटर जो है सो पॉइंट सी दिया हुआ है यहाँ पे। और दूसरे वाले कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में कैरी हो रहा और वो है √3I, ये दे रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। दोनों कॉइल का रेडियस जो है R है, दो आइडेंटिकल कॉइल है, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स ऑफ रेडियस R, ठीक है। दोनों का रेडियस R है, ठीक है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, कॉइल P जो है इसमें जो करंट है सो I है, करंट I, और कॉइल Q जो है इसमें जो करंट है वो है √3I, समझ गए। तो तुमको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ कॉइल्स, ठीक है। तो कॉमन सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसको कैलकुलेट करना है। देखो बताओ, इस पॉइंट पे सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सेंटर पे वो कितना आता है, μ0I/2R, ये देख चुके हैं, ठीक है। तो कॉइल P की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू कॉइल P, कॉइल P की वजह से सेंटर पे जो बनेगा उसका नाम रख दें BP, ठीक है। देखो करंट कैसा है बताओ, ऐसा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल था। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, जिधर भी करंट मूव कर रहा, करंट सर्कुलेट कर रहा, उधर कर्लिंग करो फिंगर का और थंब किधर आएगा, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से किधर बन जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो बना क्या होगा, μ0I/2R होता है ना फॉर्मूला, करंट भी I है और रेडियस भी R है, तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये किधर हुआ, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो क्या बोलेंगे, अलोंग पॉजिटिव Y एक्सिस, ठीक है, बोल देते हैं अलोंग पॉजिटिव Y एक्सिस, ठीक है। इनवर्ड होता तो क्रॉस दिखाते, आउटवर्ड होता तो डॉट दिखाते, ठीक है। चलो उसी तरह फिर बताओ, फिर से लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू कॉइल Q, कॉइल Q की वजह से क्या होगा, ये रहा, और ये कॉइल Q की वजह से क्या होगा, तो कॉइल Q की वजह से लिख दे BQ, है ना। बताओ इसमें भी वही होगा μ0, लेकिन इसकी वजह से करंट कितना है, √3I, तो क्या लिखेंगे √3I बाई, उसका भी तो रेडियस वही है ना 2R, तो इसको थोड़ा अरेंज कर ले तो क्या लिख दें, BQ इज इक्वल टू √3 पहले लिख देते हैं, √3 μ0I/2R, ठीक है, ये लिख दिए, ठीक है। ये बताओ इसमें करंट कैसा था, ऐसा है ना। अगर हाथ को ऐसे कर्लिंग करें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, उस डायरेक्शन में आएगा ना। देखो यहाँ पे ऐसा है ना, बाहर की तरफ है ना, ऐसा था लूप, तो इसमें अगर बाहर की तरफ मोड़े तो उधर आ रहा है ना, तो उधर कौन सा डायरेक्शन होता है, अलोंग पॉजिटिव X एक्सिस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अलोंग पॉजिटिव X एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव X एक्सिस, ठीक है। तो डायरेक्शन भी याद रखना है। चलो ये तो हो गया।
अब देखो अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल करते थे ना, तो क्या होता था, या तो दोनों एक डायरेक्शन में आ जाता था या तो दोनों अपोजिट होता था। तो सिंपली हम लोग ऐड कर देते थे और इसमें सबट्रैक्ट कर देते थे। यहाँ हो गया उल्टा, एक बन रहा अपवर्ड और एक बन रहा इधर, है ना। तो चलो नेट जानने के लिए थोड़ा हम डायग्राम बना लेते हैं। बताओ कॉइल P की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किधर बन रहा है, ये पॉइंट हो गया सेंटर, सेंटर C बना लेते हैं, ठीक है। इनमें देखो तो बड़ा कौन है, Q वाला, है ना। तो Q वाला मैग्नेटिक फील्ड उधर बना रहा है ना, तो इसको बना देते हैं थोड़ा सा ज्यादा लेंथ का, नाम रख दें BQ, ठीक है। और ये इसके वजह से कॉइल P की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा था, अपवर्ड, तो अपवर्ड बना लेते हैं। और इसका लेंथ थोड़ा कम रखेंगे उसके कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि यहाँ ज्यादा वैल्यू है ना ये, ठीक है। तो इधर नाम दे देते हैं क्या, BP, ठीक है। अब बताओ रिजल्टेंट फाइंड करने का, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट फाइंड करने का क्या रूल होता है, पैरेललोग्राम लो। एक पैरेललोग्राम बना लो, यहाँ से इसके पैरेलल ऐसा, और हाँ इसके पैरेलल ये, और रिजल्टेंट बनेगा तो ऐसा है। इसी को नाम क्या देते हैं, बी नेट, है ना। तो बी नेट कैसे निकलेगा बताओ। और ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या है बताओ, अल्फा, इसको अल्फा नाम देते हैं। रिजल्टेंट जो बनता है उसको अल्फा नाम देते हैं। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका लेंथ फाइंड कर लेंगे तो रिजल्टेंट मिल गया ना। ये क्या है, BQ, ये BP है, तो ये भी क्या होगा, BP होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, BP। समझ में आया। तो बी नेट कैसे फाइंड होगा बताओ। हाँ तो यहाँ लिख लेते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बी नेट इज इक्वल टू क्या होता है, देखो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने क्या होता था, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना है, 90 है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। चलो वैल्यू बैठा देते हैं। BP का वैल्यू कितना है बताओ, अंडर रूट में देखो BP का वैल्यू कितना, μ0I/2r, तो लिख दें μ0I/2r का स्क्वायर प्लस √3 μ0I/2r का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा, by2r कॉमन है, पूरा का स्क्वायर कॉमन है ना। तो एक काम कर लेते हैं, μ0I/2r का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ क्या बच जाएगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर भी है ना। तो ये तो बाहर कर ही दिए, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, समझ गए। तो क्या हो जाएगा देखो, अंडर रूट में हो जाएगा μ0I/2r का स्क्वायर, और ये 3 और 1 4। अब तो पढ़े हो गए ना, अंडर रूट में कोई भी किसी का पावर 2 होता है तो वो हट जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ पे बी नेट लिख दे रहे हैं, ठीक है। μ0I/2r, इसका पावर 2 था तो अंडर रूट हट गया, अब 4 का क्या हो जाएगा 2। तो क्या आ गया आंसर, μ0I/r। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, μ0I/r। समझ गए। तो मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिए, साथ ही साथ अब क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं tan अल्फा। डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा क्या आएगा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा बताओ तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है BP और बेस क्या है BQ। तो लिख देते हैं tan अल्फा BP बाई BQ। चलो बैठाओ, तो BP का वैल्यू कितना है, μ0I/2r, तो लिख देते हैं μ0I/2r बाई में BQ का वैल्यू देखो कितना है, √3 μ0I/2r, √3 μ0I/2r। देखो तो μ0I/2r पूरा कट जाएगा, क्या बच गया 1/√3। यानी हम बोल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, या फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अगर पता है 1/√3 कितना पे आता है तब तो लिख दो, और नहीं पता है तो छोड़ दो। कितना पे आता है 1/√3,
30 डिग्री पे आता है, तो क्या होगा, ये आंसर हो जाए। समझ गए? नहीं आता तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। तो ये भी आया हुआ 2021, 22, 17 में भी पूछा है ये। ठीक है, और एक सवाल पहले भी करवा चुके थे जिसमें आई वेरिएबल के टर्म में नहीं था, न्यूमेरिकल वैल्यू था। ठीक है ना, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, 3 चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। ठीक है, इंटर्स अ रीजन ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैव इक्वल, एक चीज और ऐड करना, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, हैव इक्वल नहीं, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, enters a region of uniform magnetic field, enters a region of uniform magnetic field B normally, normally मतलब परपेंडिकुलरली लिख लो। समझ में आया? तो तुमको बताना है इनका रेशियो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर का। कंपेयर द रेडियाई ऑफ, कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स, कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स। ठीक है, देखो 3 चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। तीनों के पास कैसा एनर्जी था, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर किया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो क्या हो जाता है, उसके साथ मूव करने लग रहा था सर्कुलर पाथ में। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ये था तो अंदर सेंटर की तरफ क्या लग रहा था, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, तो इसका क्या हुआ, सर्कुलर पाथ में ऐसा घूमने लगा था। तो रेडियस का फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, है ना। तो रेडियस क्या आता था बताओ, आर इज इक्वल टू, हाँ, एम वी बाई क्यू बी। लेकिन अगर मास दिया रहे, वेलोसिटी दिया रहे, तब ये फॉर्मूला यूज करें। 3 चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का सिंबल होता है 1h1। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जो क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या होता है, मास नंबर। न्यूट्रॉन है 1h2 और अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम आयन को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम क्या होता है, He2 होता है ना 4, और आयन बोल दे तो क्या होगा, चार्ज कितना आ जाएगा, 2+। ठीक है, बताओ किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, जो यहाँ एटॉमिक नंबर है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना। तो बताओ अगर एक प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लो अगर सोडियम एटम लिख रहे हैं, सोडियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। तो बताओ तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 11। एक प्रोटॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखते हैं, -e। -e मतलब -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ और एक प्रोटॉन का चार्ज क्या लिखते हैं, +e। तो इसमें कितना प्रोटॉन है, 11। एक प्रोटॉन है तो +e, 2 प्रोटॉन होता तो +2e, 3 प्रोटॉन होता तो +3e, हाँ, +11 ही होगा ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा प्रोटॉन का, +11 ही, है ना।
मास कितना है, मास नंबर क्या बताता है, मास बताता है एक एटम का मास कितना होगा। तो 23, जैसे सोडियम का लिखा 23 यू, यू का वैल्यू कितना होता है, एक्चुअल मास जानना चाहोगे तो क्या करोगे, 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये एक सोडियम एटम का एक्चुअल मास होगा। समझ में है ना। तो एक्चुअल मास याद करना आसान है क्या, हम लोग इसलिए क्या करते हैं, रिलेटिव याद रखते हैं, है ना, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी याद होता था उस टाइप से। ठीक है, चलो तो बताओ, कैलकुलेट करना है रेडियस। तो रेडियस के फॉर्मूला में क्या क्या आता है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल आता है, चार्ज भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए सेम है ना। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो मास लिखते हैं सबका। ठीक है, तो बताओ, तो ये कौन सा प्रोटॉन है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखोगे, कितना है, 1 यू बोल दें। यहाँ पे बताओ मास ऑफ ड्यूटॉन क्या लिखेंगे, 2 यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, 4 यू। चलो उसके बाद पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यूपी लिख दें, कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज ई लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 ई लिख दें, एक है प्रोटॉन। उसी तरह बताओ चार्ज ऑफ ड्यूटॉन तो क्या लिखें, 1 ई, ये भी होगा 1 ई। उसी तरह बताओ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 2 पी। समझ में आया, ये हो गया। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को रेडियस के लिए, तो क्या फॉर्मूला बताओ, R इज इक्वल टू, हाँ, √2mk बाई क्यूबी, 2mk बाई क्यूबी में पूरा बाई में है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और रेशियो फाइंड करना है, कंपेयर द रेडियस, रेडिया ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, रेशियो फाइंड करना। ठीक है, तो देखो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, चलो तीनों के लिए लिख देते हैं, 3 पार्टिकल है, प्रोटॉन, ड्यूटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन के लिए बताओ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये लिखें रेडियस ऑफ ड्यूटॉन, फिर लिखो रेडियस ऑफ अल्फा। तो बताओ रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे फॉर्मूला। और एक चीज देखो ना, तीनों का काइनेटिक एनर्जी क्या लिख के रखा है, सेम। तो तीनों का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या, के ऑफ पी, के डी और के अल्फा, नहीं, क्योंकि तीनों में सेम है तो के ही लिख देंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी तीनों के लिए कॉमन है तो बी ही रखेंगे। चलो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, अंडर रूट में प्रोटॉन का बात करें तो 2, तो 2 तो नंबर है सबके लिए वही होगा, एम की जगह क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, और के काइनेटिक एनर्जी है ना, वो तो सवाल में दे रखा है क्या, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिख दिया था ना, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो बाई में क्या, क्यू, क्यू क्या है, चार्ज ऑफ, चार्ज तो प्रोटॉन का अलग है ना, तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मैग्नेटिक फील्ड बी। रेशियो, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन जो सर्कुलर पाथ बनाया उसका रेडियस तो 2, मास ऑफ ड्यूट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी तो सबका के है, चार्ज ऑफ क्या, ड्यूट्रॉन, और ये मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल कितना रेडियस का सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो क्या लिखे, अंडर रूट 2m ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी के, बाय में क्या, चार्ज ऑफ अल्फा, और ये बी। ठीक है, बताओ सब में क्या है, रेशियो है, तो सब में जो चीज कॉमन है वो क्या हो सकता है, कैंसिल, बी सब में कट जाएगा, और ऊपर में देखो तो अंडर रूट 2 के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में बताओ जरा, अंडर रूट में मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन बचेगा, रेशियो अंडर रूट में मास ऑफ ड्यूटॉन बाय चार्ज ऑफ ड्यूटॉन होगा, रेशियो अंडर रूट में मास ऑफ अल्फा बाय चार्ज ऑफ अल्फा होगा। चलो सारा वैल्यू बैठा देते हैं, अंडर रूट में मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना है, 1 यू, अंडर रूट में लिख दें 1 यू, और बाय में क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 ई, रेशियो मास ऑफ ड्यूटॉन क्या है, अंडर रूट में 2 यू, बाय में मास ऑफ ड्यूटॉन 2 ई, नहीं 1 ई है, 1 ई है। ठीक है, रेशियो अंडर रूट में 4 यू बाई चार्ज ऑफ 2 ई, है ना। ठीक है, अब देखो सब में कॉमन क्या है, नीचे ई आया सब में, और ऊपर में सब में यू आया है, वो कैंसिल हो सकता है, तो क्या बच जाएगा बताओ, अंडर रूट 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 बाई 1 बचेगा, रेशियो यहाँ बताओ रूट 2 बचेगा, रूट 2 बाई 1 बचेगा,
और यहाँ पे 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 और नीचे क्या है 2। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा 1 रेशियो √2 रेशियो 2/2 करेंगे क्या आएगा 1। तो ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जैक बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई में। और सीबीएसई में जो पूछा था बस प्रोटॉन पूछा था और अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का 2 का रेशियो पूछेगा तो कर ही लोगे ना, 3 का बता दिए तो। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा है, जल्दी से लिखो। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ with velocity v in a uniform magnetic field b, with velocity v in a uniform magnetic field b, comma if velocity of the charged particle is doubled, if velocity of the charged particle is doubled and strength of magnetic field is halved, and strength of magnetic field is halved, and strength of magnetic field is halved, then radius becomes ऑप्शन ए है 4 टाइम्स, ऑप्शन बी 8 टाइम्स, ऑप्शन सी 2 टाइम्स, ऑप्शन डी नन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इन सब को। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल था, किसी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली परपेंडिकुलरली इंटर किया, तो बताओ केस फर्स्ट रेडियस क्या होगा? R इज इक्वल टू क्या जानते हैं mv/qb। ठीक है, सेकंड केस 2, अब क्या किया गया? मास को नहीं चेंज किया गया, चेंज किसको किया? वेलोसिटी को डबल कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया। तो इस बार जो रेडियस बनेगा R नहीं बनेगा, R' नाम दे। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, मास तो नहीं ना चेंज किए, वेलोसिटी को क्या कर दिए 2v, चार्ज को भी चेंज नहीं किए, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिए b/2। तो इससे होगा क्या बताओ? 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 mv/qb। तो देखो तो R' इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 4 और ये क्या R, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ गए? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू।